रचना सुनो, आज शाम लड़की वाले आएंगे। भाई साहब के रिश्ते की बात चल रही है तो तुम सब घर में चाय नाश्ता संभाल लेना। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा। क्या क्या बात कर रहे हो राहुल? अभी भाभी को गए पूरे 1 महीने भी नहीं हुए और भाई साहब की दूसरी शादी भी देखने लगे आप सब? रचना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल करना ही होगा ना, वरना बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बेड पर बैठते हुए राहुल ने कहा। रचना राहुल की बात सुनकर स्तंभ रह गई और मन ही मन सोचने लगी। मतलब एक औरत का वजूद सिर्फ बच्चे और घर संभालना ही है क्या? औरत का और कोई अस्तित्व नहीं? क्या अगर एक औरत ये करे तो समाज और परिवार को ये बात मंजूर होगी? आज रचना को पुरुषों से नफरत होने लगी थी और अपनी जेठानी के दर्द का एहसास भी भली भांति हो गया था कि क्यों उन्होंने भाई साहब का आखिरी समय में त्याग किया। आज एक बार फिर वो सब कुछ याद आ गया जिन दुख भरे लम्हों को वो भूलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के आगे उसकी जेठानी की यादें पुनः ताजा हो गई। रचना की जेठानी सीता से रचना की बहुत बनती थी। हर कोई उन्हें देवरानी जेठानी कम बहनें ज्यादा कहता था। दूर दूर से आए रिश्तेदार, आस पड़ोस जो भी दोनों को देखता सभी ही कहते कि देवरानी जेठानी हो तो तुम्हारे जैसी। सीता सिर्फ नाम से ही नहीं व्यवहार से भी उतनी ही सौम्य और संस्कारी थी। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना भली भांति जानती थी, चाहे उसके लिए उन्हें खुद जो भी सहना पड़े। सीता ने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। जब तक सीता जिंदा थी रचना के लिए ढाल बनकर खड़ी थी और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया। जेठ जी पूर्णतया माँ के भक्त, जो वो कह दे वो ही सही, बाकी सब गलत। इस बात को लेकर अधिकतर ही दोनों लोगों में बहस हो जाती, लेकिन जेठ जी कभी भी अपनी माँ के दोहरे चरित्र को समझ नहीं पाए, जो बेटे के सामने तो बिल्कुल सीधी साधी बनी फिरती, लेकिन बहुओं के सामने कुछ और ही रूप होता। तभी रचना ने अपने पास सोए हुए जेठानी के दोनों बच्चों को सीने से लगाते हुए मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी किसी को नहीं दूंगी। भाभी से किया वादा पूरा करके रहूंगी। सीता ने आखिरी वक्त में रचना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था कि रचना, वादा करो कि तुम अब इन बच्चों की सिर्फ चाची नहीं, माँ बनकर भी जिम्मेदारी निभाओगी। अब तुम सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं बल्कि 3 बच्चों की माँ हो। मैं अपने बच्चों के लिए और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, खास तौर से अपनी बेटी के लिए। बोलो रचना, मैं वादा करती हूँ भाभी की आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आप इतना कुछ सह रही थी और मैं कभी आपकी हंसी के पीछे छिपे दर्द को देख ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन भगवान के लिए आप ऐसा मत बोलिए। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती। रचना ने रोते हुए वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी जेठानी से कहा, लेकिन तब तक सीता ने दम तोड़ दिया था। सीता के हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और रचना का हाथ छूट गया। रचना जोर से चिल्ला पड़ी, भाभी। सीता को याद करते रचना की आंखें डबडबा गई कि तभी राहुल ने कहा, कहाँ खो गई? जरा एक गिलास पानी देना। राहुल की बात से रचना की तंद्रा टूटी। उसने कहा, हाँ लाती हूँ। रसोई में पानी लेने गई तो उसका सामना सामने खड़े जेठ जी से हो गया। उनको देखकर आज रचना के मन में सम्मान की जगह घृणा और गुस्सा दोनों उत्पन्न हो गई। जिनको वो बड़े भाई की तरह मानती थी, उसे क्या पता था कि वो इतने स्वार्थी और मतलबी पुरुष थे और सीता की मृत्यु के जिम्मेदार भी
रचना की नजरों में उसके जेठ जी ही थे। उनके पुत्र के चाहत ने ही भाभी की जिंदगी छीन ली। आज एक बेटा बेटी दोनों थे उनके पास, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी अमर ने कहा, रचना जरा पानी देना। रचना ने पानी का ग्लास पकड़ाया, लेकिन अपने मन के गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उसने दबी जुबान में ही कहा, भैया दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इस घर में सीता भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, और भाभी से किया वादा भी मैं अपने आखिरी दम तक निभाऊंगी। मैं बच्चों की जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दूंगी। एक सांस में कहते हुए रचना डबडबाई आंखों से वहां से तेज कदमों से जाने लगी। तभी अमर ने रचना को रोकना चाहा। पलटकर आश्चर्यचकित हो उसने रचना से कहा, मतलब? रचना रुको। तभी पीछे से राहुल ने कहा, भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बाहर जा रहा था कुछ काम से। वो भैया दरअसल माँ ने मना किया कहीं जाने से आपको। आज कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं आपसे मिलने। रचना वहां से अपने कमरे में चली गई और दोनों भाइयों की बातों को कान लगाकर सुनने लगी। कैसे मेहमान राहुल? तब तक उमा जी बोल पड़ी, अमर बेटा दरअसल आज एक लड़की वाले आएंगे तेरे रिश्ते के लिए। अब कब तक यूं अकेला जिंदगी बिताएगा? साथ में 2 बच्चों की भी तो जिम्मेदारी। तूने तो सीता के जाते मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं तो माँ हूँ, और एक माँ तो अपने बच्चों का भला ही चाहती है। और एक जीवन साथी की जरूरत तुझे भी तो है जो तेरा ख्याल रखे। अपनी आंखें बंद होने से पहले बस तुम्हारा संस्कार बसा देखना चाहती हूँ। इतना सुनते अमर की आंखें गुस्से में लाल, जोर से चिल्लाकर बोल पड़ा, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मेरी सीता का अस्तित्व आज भी जिंदा है, मुझ में और मेरे बच्चों में। वो कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। और पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ अपने चेहरे को ढककर रो पड़ा। अमर को आज अस्पताल का वो आखिरी लम्हा एक बार फिर याद आ गया। एक तरफ जहां घर में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आईसीयू के बाहर अमर सीता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि मिस्टर अमर, आई एम सॉरी, बस कुछ समय ही है उनके पास, उनके बचने की अब कोई चांसेस नहीं। अमर ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए मिस्टर अमर, वो आपसे नहीं सिर्फ रचना से मिलना चाहती हैं। उनके सिवाय घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलना चाहती। इतना सुनते आश्चर्यचकित हो डॉक्टर की तरफ अमर देखने लगा और वहीं घुटनों पर बैठ फूट फूट कर रो पड़ा और सन्न रह गया पूरा परिवार कांपते कदमों से। रचना ने आईसीयू में प्रवेश किया। पीछे पीछे अमर भी गया और कहा, सीता माफ कर दो मुझे, एक बार मेरी तरफ देख तो लो। लेकिन सीता ने मुंह फेर लिया था और रचना से कहा, रचना अपने भाई साहब को बोलो यहाँ से चले जाएं। अब उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने शरीर के साथ साथ इनसे जुड़े रिश्ते भी मैं त्याग रही हूँ। जो इनको चाहिए था वो मैंने इनको दे दिया। अब ये अपने पुत्र और परिवार के साथ खुश रहें। मेरा आखिरी खत इनको जरूर दे देना बस। अमर ठगे से निरुत्तर देखते रह गया। ना होठों में शब्द बचे थे, ना ही जुबान आज साथ दे रही थी। मस्तिष्क शून्य हो चुका था। रचना ने जैसे ही खत अमर की तरफ आगे बढ़ाया, अमर ने कांपते हाथों से उस खत को पकड़ा। आखिरी खत में लिखा था, अमर आपको मेरा आखिरी प्रणाम। ये खत मैं आपको जीवित अवस्था में लिख रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये खत पढ़ें तब मैं जीवित ना रहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है।
पता नहीं कल क्या हो। अमर, जब हम विवाह के बंधन में बंधे थे, उस दिन उस पल से ही मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप थे। मेरी खुशी भी आपकी खुशी में मैं ढूंढ लेती थी, लेकिन अफसोस आपके लिए मैं सब कुछ क्या कुछ भी नहीं थी। आप मुझसे सिर्फ सामाजिक रिश्ता निभा रहे थे और मैं पगली दिल से। मेरे लाख मिन्नत करने और समझाने पर भी आपने बेटा पैदा करने की चाह में माँ जी का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि अगर दूसरी डिलीवरी हुई तो मेरी जान को खतरा है। लेकिन आपको ये डॉक्टरों के चोचले लग रहे थे। आपने कहा कि बिना बेटे के मैं अधूरा हो जाऊंगा। बुढ़ापे में बेटा ही सहारा होता है, बेटियां नहीं। मैं अपनी बेटी जिया को बहुत प्यार करती हूँ और उसकी जगह मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मैं रचना को देती हूँ। मेरे ना रहने के बाद वो ही उसकी चाची माँ बनकर उसके साथ रहेगी। आपसे आज मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि एक पुरुष कभी दूसरे पुरुष का सहारा नहीं होता। आपकी ये सोच गलत है। एक पुरुष को जन्म से लेकर आखिरी समय तक एक औरत के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप भूल गए कि एक बेटे को जन्म उसकी माँ देती है, रातों की नींद से लेकर अपनी खुशी तक कुर्बान कर देती है और फिर जुड़ती है जीवन संगिनी यानी उसकी पत्नी, जो आखिरी दम तक साथ देती है, उसके दुख सुख की सहभागी बनती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बेटी भी पिता का सहारा बनती है अगर उसे भी मौका दिया जाए तब। इस बात की क्या गारंटी होती है कि बेटा सहारा ही होगा? अगर हर बेटा अपने माता पिता का सहारा ही होता तो लोग बहू क्यों लाते? क्यों समाज में वृद्धाश्रम बने हैं? वहाँ बेटे ही छोड़कर जाते हैं अपने माता पिता को, लेकिन बदनाम लोग बेटी बहू को करते हैं। वंश का नाम बेटियां भी बढ़ाती हैं और कुछ नालायक बेटे वंश का नाम डुबा भी देते हैं। खैर, अब दूसरी बात, मेरे मरते ही आपकी दूसरी शादी की बात की जाएगी, जो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस घर में बहू की जान पर खेलकर लोग बेटा चाह सकते हैं, वहां बेटे की दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं, गलत भी नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि शादी तभी करना जब एक पत्नी के पति बन जाओ। सिर्फ नाम से नहीं, अधिकार से भी सभी चीजें निभा पाओ। उस लड़की की खुशियां भी तुम्हारे लिए मायने रखती हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। सिर्फ सामाजिक तौर पर पत्नी सीता तुम्हारी पत्नी नहीं लिख सकती, क्योंकि वो तो मैं कभी थी ही नहीं। उमा जी की पोते की जिद अमर और सीता की जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। सीता बार बार समझाती कि रचना का बेटा तो है ही, वो भी तो हमारे लिए बेटे समान है, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तभी उमा जी ने कहा, बेटा रोना बंद कर और तैयार हो जा, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएगा, लड़की वाले आते ही होंगे। लेकिन आज अमर का फैसला अडिग था। अमर ने कहा, माँ, ना का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ना। मेरी जिंदगी में सीता की जगह कोई नहीं ले सकता। एक गलती कर चुका हूँ, दूसरी नहीं करूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने जो सीता के साथ किया उसका पश्चाताप तो करना ही होगा। आपको वारिस चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों के लिए काफी हूँ। वैसे भी सीता ने बच्चों को तो रचना के हाथ दिया है, तो अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। चलता हूँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। रचना आज अपने जेठ की बातों से जहाँ एक तरफ खुश थी तो दूसरी तरफ दुखी भी थी कि काश ये कदम जेठ जी ने पहले ही उठाया होता तो आज भाभी जिंदा होती और शायद जिंदगी में ये दुखद लम्हा आया ही न होता। उमा जी सन्ने बेटे का चेहरा ही देखती रह गई।
क्योंकि आज अमर ने पहली बार उनके किसी फैसले को मानने से इनकार किया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।